जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 20। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, आपके 2 टेस्ट हुए थे, उनकी डिस्कशन पेंडिंग थी। आज के लेक्चर में हम इन दोनों टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। और इसी डिस्कशन के दौरान आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इनके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक तरह से टेस्ट डिस्कशन प्लस यूँ समझिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आपकी रिवीजन भी हो रही है साथ ही साथ। सबसे पहले टेस्ट 1 जी, टेस्ट 1 चेक होके आपको वापस मिल चुका है ना। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। ये लेटेस्ट आईकैप के 500 रुपए के क्वेश्चंस हैं। क्लियर सेल सना सिलेक्टेड या करने इसको डिस्कस फिर से। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको पता होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए क्विकली हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल at a famous clothing store, Sana selected a dress from rack with a price tag of rupees 20,000 and brought it to the cash counter. Sana asked the cashier to pack the dress and handed over her credit card for payment. Her act was to be considered as, इसका ये एक्ट क्या है, मेकिंग। और जो रैक में वो पड़े हुए थे ड्रेस, वो क्या था, इन्विटेशन टू ऑफर। शाबाश। सेकंड में कह रहा है पैरामाउंट फर्नीचर रोड ए लेटर टू बाबर नेम स्टेटिंग वी हैव रिसीव्ड एक्सक्लूसिव बेड साइड टेबल्स which we will sell to you at a very favorable price. Which of the following statements with respect to above is correct? B. Letter lacks essentials of offer. कौन सा ऑफर लैग कर रहा है यहाँ पे? सर्टेनिटी वाला। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। किस चीज के बारे में अनसर्टेनिटी है? प्राइस के बारे में। समटाइम प्राइस के बारे में अनसर्टेनिटी हो, वो भी एग्रीमेंट वाइड। समटाइम सब्जेक्ट मैटर के बारे में अनसर्टेनिटी हो, वो भी वाइड। वो याद है आपको ब्लैक कार व्हाइट कार वाली एग्जांपल, उसमें सब्जेक्ट मैटर के बारे में अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी चाहे प्राइस के बारे में हो या सब्जेक्ट मैटर के बारे में, वो हमारे एग्रीमेंट को वाइड कर देती है। ऑफर उससे वैलिड नहीं, वो एक वैलिड ऑफर नहीं समझी जाती। जी, अगर वो इसके अंदर इसकी बजाय रीजनेबल या मार्केट प्राइस लिख लेता तो उस सूरत में ये वैलिड हो जाता, या इवन ये भी लिख देता कि एट ए प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी, तो उस सूरत में भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। क्योंकि थर्ड पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट डिटरमिन करती, प्राइस डिटरमिन करती, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। याद है आपको, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए थे जिसमें वो कहता है कि एट ए प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी, डिटरमिन्ड बाय काशिफ, या एक क्वेश्चन में था डिटरमिन्ड बाय एल्डर ब्रदर। तो इस सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? यस, वैलिड होता है। C. Zaki sent a letter to Rahman offering him to sell his sports bike for ₹50,000. It was mentioned in the letter that if Rahman would not send a reply within 1 week, the offer shall be presumed to be accepted. Rahman was thrilled to purchase the bike at this price and therefore did not reply within stipulated time. क्या नॉन रिप्लाई हम इसको एक्सेप्टेंस ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। साइलेंस नॉट एक्सेप्टेंस, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज। लेकिन क्या हमने कुछ केसेस ऐसे पढ़े हैं जिनमें साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट किया जाता है? वो कौन से केसेस हैं जिनमें साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट किया जाता है? जब वो पार्टी इम्प्लाइडली कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद है एग्जांपल? कौन कौन सी एग्जांपल थी? वो शू पॉलिश वाली, फिर इसके कुली वाली, फिर गाड़ी का शीशा साफ करने वाली, और फिर एक जो आई कैप ने पूछी थी वो पेंट वाली। वो घर में हाँ पेंट कर गया था, और लेकिन कुछ नहीं बोला था घर का मालिक, पेंट करवाता रहा था। तो इन सारी एग्जांपल्स में साइलेंस एक्सेप्टेंस है। क्यों एक्सेप्टेंस है? क्योंकि कंसीडरेशन रिसीव कर लिया। 4. On 28 February, Fahad offered to sell his vintage car to Rafi for ₹2 million. Subsequently, Fahad died on 2nd March. Rafi was not aware of Fahad's death and sent acceptance to Fahad on 7 March. क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? बिल्कुल हो गया। रीजन क्या है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने की? क्योंकि उसे डेथ का पता नहीं था। The offer was revoked? No. Fahad's legal representative are bound to sell? Yes. Fahad, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की डेथ हो जाए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड? किस टाइम के बाद प्रपोजल या ऑफर रिवोक नहीं हो सकते? बिफोर एक्सेप्टेंस ना लिखे, इसे बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर। इससे पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, इसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है एज अगेंस्ट ऑफरर? When it is put into course of transmission। सवाल नहीं गौर किया, कोई बात नहीं भाई। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है? हाँ जी, जब लेटर पोस्ट हो जाता है तो वो एज अगेंस्ट ऑफर कम्युनिकेट। और एज अगेंस्ट ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? जब वो उसको पहुंच जाता है, उसके नॉलेज में आ जाए। ठीक है जी, तो ये 2 का पार्ट है क्लियर। बी कह रहा है ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी एट ए प्राइस ऑफ ₹2 million एंड प्रॉमिस टू कीप द ऑफर वैलिड टिल April 30। भाई ये फ्लो इसका ऊपर कर दीजिएगा। ए रिपोर्ट हिज ऑफर, उसने कहा कि ऑफर दे रहा हूं तुम्हें और 30 अप्रैल तक ऑफर ओपन रखूंगा। फिर ए ने ऑफर को रिवोक कर दिया कब? 28 को। भाई ये क्या बात हुई? कहा था 30 तक टाइम है। क्या जो टाइम दिया हो उससे पहले ऑफर रिवोक हो सकती है? पक्का रिवोक हो सकती है। शर्त क्या है? रेवोकेशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट किया 30 तारीख तक आपको एसी बेचूंगा, और उससे पहले अब ये 30 तारीख ऑफर कर रहा हूं कि 30 तारीख तक जवाब दे दो। अब उससे पहले 28 तारीख को एसी इनको बेच सकता हूं क्या? जी सर, बेच सकता हूं, लेकिन शर्त है मैं उस ऑफर को रिवोक करूं और फिर इसके बाद इनको बेचूं। वरना अगर इनको बेच दिया और उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना। ठीक है, इसीलिए रेवोकेशन हो सकती है, टाइम से पहले भी हो सकती है। शर्त क्या है? रेवोकेशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। जी, तो बिल्कुल 28 को ए ने ऑफर को रिवोक बिल्कुल हो सकता है। बी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन April 29। बी क्लेम्स दैट सिंस ही एक्सेप्टेड द ऑफर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी, देयरफॉर देयर इज वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड ए, whereas A claims that the offer was withdrawn before the acceptance by B। A क्या कह रहा है? मैंने B की एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर रिवोक कर दी थी, वापस ले ली थी। Therefore there is no binding contract। Comment on claim made by A and B। जी बताइए किसका क्लेम राइट है? बी का क्लेम राइट। बी तो कह रहा है ए का क्लेम राइट है। कैसे? क्योंकि ऑफर में अगर टाइम स्पेसिफाइड भी हो उससे पहले भी ऑफर रिवोक हो सकती। लाजमी नहीं हो जाता कि अगर आपने उसको टाइम स्पेसिफाई किया है कि 7 दिन के अंदर जवाब देना, तो उससे पहले ऑफर रिवोक ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कम्युनिकेट ना हुई हो फिर नहीं कर सकते। वो आपको याद है एक केस स्टडी हमने डिस्कस की थी जिसमें एक पर्सन को ऑफर हुई थी जॉब कि भाईजान आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं, आप वीकेंड तक आ जाएं। उसको कहा था वीकेंड तक आ जाएं, और उसने जब वो वीकेंड पे अपने एग्जिस्टिंग वो सारी अरेंजमेंट करके आया तो पता चला उससे पहले ही जॉब किसी और को दी जा चुकी थी। ठीक है, याद है ना केस स्टडी? लेटर लिखा, हम आपको ऑफर करते हैं, हमारी कंपनी में आए, अगर आपको ये ऑफर मंजूर है तो 20 तारीख तक कंपनी में आके रिपोर्ट करें, ज्वाइनिंग दीजिए। अब जब वो 20 को पहुंचा तो पता चला 18 को वो जॉब किसी और को दी जा चुकी है। हाँ जी, क्या प्रीवियस कंपनी अपनी ऑफर को रिवोक कर सकती है? इसका जवाब है यस कर सकती है, लेकिन कम्युनिकेट कर। इस केस में जो डिस्कस कर रहे हैं ऑफर रिवोक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कम्युनिकेट नहीं हुई। कम्युनिकेट नहीं हुई, इसलिए क्या कंपनी लायबल है उस कैंडिडेट को जिसको लेटर लिखा था? लायबल है। क्यों लायबल है? क्योंकि ऑफर किया था, उसको कम्युनिकेट नहीं किया। रेवोकेशन 2 का पार्ट बी क्लियर? तो इससे हमने क्या सबक हासिल किया कि अगर ऑफर में किसी को टाइम दे दे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उस टाइम से पहले ऑफर रिवोक हो सकती है क्या? हो सकती। क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अहमद ऑफ लाहौर ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल
some specific property to Babar of Karachi for rupees 1 million. लेटर अहमद ने, लाहौर से अहमद भाई ने लेटर भेजा कराची के बाबर भाई को. लेटर ऑफ ऑफर वाज पोस्टेड ऑन 1 अप्रैल विच रीच्ड बाबर ऑन 5 अप्रैल. तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 5 अप्रैल. बाबर पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 7 अप्रैल. बाबर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 7 अप्रैल. तो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? एज अगेंस्ट अहमद 7 अप्रैल को, विच रीच्ड अहमद ऑन 11 अप्रैल. तो 11 अप्रैल को क्या हुआ? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफरी, यानी एज अगेंस्ट बाबर. सारी डेट्स क्लियर हो गई? किस डेट पे क्या इवेंट हो रहा है वो भी क्लियर. अब आगे रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं. हाउ वुड द कॉन्ट्रैक्ट बी इफेक्टेड इफ अहमद पोस्ट ए लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर ऑन 6 अप्रैल विच रीचेस बाबर ऑन 10 अप्रैल. रेवोकेशन कब कम्युनिकेट हुई? 6 को या 10 को? 10 को, 10th को, 10th को. तो 10th को रेवोकेशन, तो रेवोकेशन हो गई? क्यों नहीं हुई? 7th को एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर हो गई. 7th को एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर हो जाएगा. भाई ये वाला ऐसी बंदी करवा दे ना बंद. 7th को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी थी. अब उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन, ऑफर की रेवोकेशन नहीं हो सकती. एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर की रेवोकेशन नहीं हो सकती, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन हो सकती है. एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर की रेवोकेशन नहीं हो सकती. इसलिए जो लेटर 7 तारीख को लिखा गया था, 6 तारीख को लिखा गया था और 10 तारीख को पहुंचा, ये लेटर फारग है, इसका कोई असर नहीं. एक्सेप्टेंस हो गई एज अगेंस्ट अहमद. अब यहां पे ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? यस. कब? बाबर डिस्पैचेस टेलीग्राम कैंसलिंग हिज एक्सेप्टेंस व्हिच रीचेस अहमद ऑन 10th अप्रैल. वो 10 अप्रैल को पहुंच गई, 11 अप्रैल से पहुंच, यानी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रेवोकेशन पहुंच गई. तो कौन सी चीज वैलिड है? रेवोकेशन. रेवोकेशन. समझ आ गई बात की? क्लियर दोनों में? तो बाबर भाई लगता है इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, इन्होंने सारी लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा. एक्सेप्टेंस में पहले कम्युनिकेट कर दी फौरी तौर पे, ताकि वो ऑफर. अहमद ने फिर रिवोक करने की कोशिश की, नहीं कर सका. और फिर जब अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी थी बाबर भाई ने, वो भी जल्दी कर दी, क्योंकि पता था कि कौन सा जो पहले सेंड किया वो नहीं अप्लाई होगा, जो पहले पहुंचा वो अप्लाई होगा. 3 क्लियर? 4th ब्रोमाइड. अच्छा, क्वेश्चन का ये है कि इन दोनों में अगर लीगल 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 3 के, इन दोनों में लीगल करने तो लेदरदा पेज में, इन दोनों की लीगल प्रोविजन अगर सेम है तो क्या एक ही दफा लीगल प्रोविजन लिखे या 2 दफा? इसको जब एक ही दफा लिखे काफी है. अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दोनों की अगर लीगल प्रोविजन सेम है, क्या कहा? अगर लीगल प्रोविजन, फिर अगर लीगल प्रोविजन सेम है फिर एक ही दफा लिखे, 2 दफा पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? लेकिन अगर एक है. अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें एक नहीं है, इसमें पहले वाले में तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर का रूल लगेगा और सेकंड वाले में रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का रूल लगेगा. लेकिन सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब ये, अगर सेम होती तो आप एक ही दफा लिखते, 2 दफा ना लिखते. क्लियर जी? सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये कहा कि जो रेवोकेशन होती है कम्युनिकेटेड होना जरूरी है. जी बिल्कुल. ए ने रिवोक किया 28 अप्रैल को. हाँ देखें, वो रिवोक किया तो उसने क्वेश्चन में साइलेंटली अज्यूम है कि कम्युनिकेट हो कर दिया, क्योंकि बी ये एतराज नहीं कर रहा कि मुझे बताया नहीं था. मुझे पता ही बी ये नहीं कर रहा मुझे पता ही नहीं रेवोकेशन का. ना 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 ना, आर्गुमेंट बी का देखे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने क्लियरली नहीं बताया कि रिवोक करके कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, लेकिन दूसरी पार्टी का एतराज आपको बता रहा है. वो ये एतराज नहीं करे कि रेवोकेशन मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरी पार्टी क्या एतराज कर रही है कि आपने जो टाइम दिया था उससे पहले रिवोक क्यों किया. एतराज ये है, एतराज ये नहीं है कि रिवोक किया और कम्युनिकेट नहीं किया. समझ रहे हैं बात को? भाई क्लियर हुई बात को? लॉ का एक रूल होता है, जो FIR में केस दर्ज हुआ है ना उसी में सजा मिलेगी अगर मिलेगी, और नहीं.
ठीक है, यानी ये भाईजान फॉर एग्जांपल ये 420 भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं और तशद्दुद भी करते हैं, तो तशद्दुद की अलहदा FIR, धोखाधड़ी का अलहदा सेक्शन, मैं FIR 1 उसमें सेक्शन 2, इनको सजा इन्हीं 2 केसेस में होगी, इन्हीं 2 प्रोविजन में जो रिपोर्ट किए गए हैं। यानी दूसरी पार्टी ने, अगर फर्ज कीजिए इन्होंने मेरे पे तशद्दुद भी किया और मेरे से पैसे भी छीन लिए, अब अगर मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने गया और मैं सिर्फ ये कहता हूँ पैसे छीने, तशद्दुद की बात नहीं करता, तो कोर्ट इनको सजा किस पे देगी? जिस पे मैंने एतराज उठाया उस पे। कोर्ट ये समझेगी कि मुझे तशद्दुद पे कोई मसला नहीं हुआ, मुझे पैसे देने पे मसला हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन के अंदर भी जो एग्रीव्ड पार्टी ने इशू उठाया ना, हमने उसी को एड्रेस करना है, जो इशू उसने नहीं उठाया उसको एड्रेस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्रीव्ड पार्टी का इशू ये नहीं है कि रेवोकेशन कम्युनिकेट नहीं की, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि होगी होगी कम्युनिकेट। उसका इशू क्या है समझे जरा, उसका इशू ये है कि आपने जो टाइम दिया था उससे पहले रिवोक कर लिया। 4. Bromine Traders BT is engaged in the business of import, purchase and supply of electronic items. During the year, BT agreed to supply 250 rice cookers to Francom and Company against an advance payment of rupees 500,000. BT specified that the rice cooker would either be imported or smuggled from Korea. Discuss status of contract. ये कौन सी वाली प्रोविजन हो गई? पार्टली लॉफुल, पार्टली अनलॉफुल। पहले तो ये डिसाइड कर लें पार्टली लॉफुल और पार्टली अनलॉफुल है, तो इसमें कौन से वाला एप्लीकेबल होगा? जो लॉफुल वाला है। यानी सेपरेट हो सकते हैं ना? क्या दोनों सेपरेट हो सकते हैं? बिल्कुल। इंपोर्ट वैलिड, स्मगलिंग वॉइड। क्लियर? अच्छा, अगर दोनों इलीगल होते होल एग्रीमेंट वाइड हो जाता। अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछूं, अगर दोनों ही वैलिड होते फिर अनसर्टन हो जाना था। ये पॉइंट याद है आपको? अनसर्टन हो जाना था फिर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5. A X polished Y shoes without being asked by Y to do so. Y does not make any attempt to stop X from polishing the shoes. Y ने इसको मना नहीं किया. Is Y bound to make payment to X? Implied acceptance. हाँ जी, implied acceptance. और क्यों implied acceptance है? जो उसने बेनिफिट रिसीव कर लिया। बेनिफिट रिसीव कर लिया, शाबाश। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या पैसे देने पड़ेंगे? क्या भाई ये कह सकता है मैंने थोड़ी कहा था? नहीं कह सकता, क्योंकि बेनिफिट्स ऑब्टेन कर चुका है, कंसीडरेशन रिसीव कर चुका है। दोनों वैलिड होते तो कैसे अनसर्टन? जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं ये एसी बेचूंगा यहाँ 50,000 में या 25,000 में। अब ये दोनों ही लीगल है, इनमें कोई कंसीडरेशन इलीगल तो नहीं है, दोनों ही लीगल है, लेकिन 50,000 में कि 25,000 में ये अनसर्टन है। अल्लाह कहता है इस वजह से वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स हायर्ड ए रूम इन ए होटल फॉर ए वीक. When they entered the room, they found a notice on the wall disclaiming the owner's liability for damages, loss or theft of articles. Some of their items are stolen. Discuss the legal position. Legal position को बताना है। यहाँ ये वही कंसेप्ट है कि बाद में कंडीशंस को बताया गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कंडीशंस है वो अप्लाई नहीं होती। ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा डिटेल, थोड़ा कंप्रीहेंसिव वे में टेस्ट 2 में इस कंसेप्ट को चेक किया था मैंने। टेस्ट 2 अटेम्प्ट किया था, टेस्ट 2 में देखेंगे हम इसी कंसेप्ट को उसने मजीद एलैबोरेट करके पूछा जी। पेमेंट तो सर्टन, और भाईजान वो दूसरी एग्जांपल पूछ रहे थे, इसमें पेमेंट सर्टन है, 5 लाख ही है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जो कह रहा है एक इलीगल है और एक लीगल है, तो लीगल जो इन भाईजान ने कहा है ना वो एग्जांपल दूसरी थी। अगर दोनों लीगल होते तो उसमें क्लियर नहीं होता ना कि कौन सा काम करना है, इंपोर्ट करना है या कि मैन्युफैक्चर करना है। फर्ज कीजिए स्मगलिंग की बजाय हम कह देते मैन्युफैक्चर करना है,
इंपोर्ट करना है दोनों लीगल, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में ड्यू डेट पे फिर लड़ाई हो जाती है। वो कहता है मैं तुम्हें कहा था इंपोर्ट करो, तुमने खुद मैन्युफैक्चर करके दे दिए, ठीक है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर, लेकिन बाज़ औक़ात पार्टी की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, तो ये भी अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट अब चलते हैं टेस्ट 2 की तरफ। टेस्ट 2 हमारा चैप्टर 2 और 3 का। ये टेस्ट अब आपको ईद की छुट्टियों के बाद ही मिलेगा ना, 7 दिन का टाइम होता है ना, 7 दिन अभी पूरे नहीं ना हुए। हाँ सर, तो चलो ईद की छुट्टियों के बाद, लेकिन डिस्कस अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड, वाइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? वाइड कौन सा है? which cannot be enforced by either party, और voidable कौन सा? which can be enforced by at the option of agreed party। और illegal कौन सा है? illegal एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट की ही एक एग्जांपल है। हाँ जी, तो ये कौन सा है? in which object or consideration is unlawful। ठीक है। अच्छा, वाइड एग्रीमेंट की एक एग्जांपल है इलीगल, वाइड एग्रीमेंट की एक और एग्जांपल है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की एग्जांपल भी याद है आपको कोई? क्या? हाँ, उड़ने हवा में उड़ने वाली, शाबाश। या जो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया हो सब्सिक्वेंट टू एग्रीमेंट, वो। सी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, इज इट ट्रू? इट कैन बी ओरल, आ रहा है, लेकिन आगे मजीद कुछ आगे डिस्कशन है। सर्टन एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है। वो कौन से हैं? एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट नहीं बोलना, गिफ्ट में और नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन में फर्क किसी चीज का है। नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन में अभी वो चीज डिलीवर नहीं हुई होती, और कंप्लीटेड गिफ्ट में वो चीज डिलीवर हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है। अपने भाई को मुफ्त में कोई चीज देंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन। और फर्ज कीजिए आपका नौकर था, उसने बड़ी खिदमत की, अब आपने उसको मुफ्त में कोई चीज देनी है, अब कौन सी प्रोविजन? क्या दे सकते हैं? वो भी दे, लेकिन वो कौन सी प्रोविजन लगेगी? कंप्लीटेड गिफ्ट। वो सिर्फ उस सूरत में वैलिड है अगर आप अपने जो नौकर है, आपका जो एम्प्लॉय है, उसको वो हैंड ओवर कर दे और रिटर्न और रजिस्टर्ड कर दे, ताकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगे। कंप्लीटेड गिफ्ट का भी रिटर्न रजिस्टर होना जरूरी है ना, ताकि ये ना हो कि चोरी करके भागा है। अगर भाई से वादा किया कि पैसे आपको दे दूंगा आपकी यूनिवर्सिटी की फीस के, दिए नहीं, दूसरा नौकर से वादा किया कि तुमने बड़ी अच्छी खिदमत की है, अन करीब मैं तुम्हें गाड़ी तोहफे में दूंगा, इनके साथ क्या वादा किया? फीस वाला। इनके साथ गाड़ी वाला। कौन से वाला इन्फोर्सेबल बाय लॉ? फीस वाला। ये क्यों? अगर रिटर्न रजिस्टर्ड है, अगर दोनों रिटर्न रजिस्टर्ड है, फर्ज कीजिए, स्टिल एक ही वैलिड होगा। हाँ जी, क्योंकि जो गिफ्ट वाला है कि वो कंप्लीटेड होना जरूरी है। अगर गाड़ी उसके हैंड ओवर कर दी है, उसकी पोजेशन में दे दी है, तो फिर वैलिड है, वरना नहीं। कंप्लीटेड गिफ्ट की इंटरप्रिटेशन में एक जगह पे एक केस के अंदर उसने जज ने रूलिंग दी, उसने कहा कंप्लीटेड गिफ्ट में जो पोजेशन है इसका ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर एसेट की पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुई ना, तो कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड नहीं रहता। हाँ, नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन में पोजेशन देना जरूरी नहीं है। फिर से सुन लीजिए, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन, तो उसमें जिस चीज का वादा किया है ना, वो चीज एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट डिलीवर करना जरूरी नहीं, वो बाद में भी डिलीवर हो सकती है। लेकिन कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में लफ्ज कंप्लीटेड क्या कहता है कि जिस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस वक्त आपने पोजेशन चीज की दूसरे के हवाले कर दी हो, वरना वो वैलिड नहीं रहेगा। ये बात समझ आई?
हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन सिर्फ रिलेटिव्स में ही होता है, बिल्कुल। नियर रिलेशन उसने कंडीशन बताई थी ना एक, रिटन और रजिस्टर्ड दोनों होने चाहिए, रिटन और रजिस्टर्ड की रिक्वायरमेंट। लेकिन जिस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है वो ट्रांसफर करनी है कि नहीं, यह डिपेंड करता है। गिफ्ट वाला केस है तो वो ट्रांसफर होना जरूरी है, वो ट्रांसफर होना जरूरी है। और अगर केस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का तो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कि मुझे ये कोई और पर्सन है, वो मुझे तोहफा देते हैं, जी ये लीजिए, ये हमारी दुकान हमने आपको तोहफे में दी, आपने हमारे बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, ठीक है, और वो पास हो गया, ये हमारी दुकान है, आपको हम तोहफे में सारे का फर्ज कीजिए कागजात वगैरह मेरे नाम पे, दुकान की चाबी नहीं दी। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बताइए, मैं भी क्लेम करता हूं, वाली वारसान भी क्लेम करते हैं, वाली वारसान कहते हैं ये विरासत के हिस्से में जाएगी, मैं कहता हूं ये गिफ्ट में हिस्से में आएगी मेरे, तो ये मुझे मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? डिलीवर्ड नहीं हुई, डिलीवर नहीं, शाबाश, ठीक है, रिटर्न रजिस्टर। लेकिन अगर सेम सिचुएशन यही होती और वो जो भाई साहब है वो ये वादा करते अपने 3 बच्चे हैं, उनमें से एक को कहते हैं तुमने बस ये करके मुझे दिखाया है इसीलिए मैं तुम्हारे नाम पे ये ट्रांसफर कर दूं, और रिटर्न रजिस्टर्ड कर दिया, दुकान अभी ट्रांसफर नहीं की, चाबी नहीं दी उसको, सर ये वैलिड है, अब ये वैलिड। अब ये क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में फिजिकल पोजेशन या उस चीजों को एक्चुअली ट्रांसफर करना जरूरी नहीं, बाद में भी हो सकती है, लेकिन गिफ्ट में पहले ट्रांसफर करना जरूरी होता है। कंप्लीटेड का मतलब ये है, नहीं ये कंप्लीट तब होगा जब चाबी पोजेशन मिलेगी, एसेट की पोजेशन तब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2। A seller has displayed a shirt in his shop with a price tag of 800. Customer comes in and sees shirt, decide to buy. He asks the seller to pack it. Seller refuses to do so. क्या सेल करना लाजमी है? नहीं लाजमी। ये तो वही बात हुई ना जब उसने क्रेडिट कार्ड दिया था पीछे सना ने, ये ऑफर थी उसकी तरफ से। तो जब भी बायर आके काउंटर पे आता है तो ये बायर की तरफ से ऑफर होती है, सेलर चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं इनविटेशन टू ऑफर की? एक तो ये थी ना डिपार्टमेंटल स्टोर वाली, टेंडर नोटिस और ऑक्शंस। हाँ भाई, अच्छा आजकल की मॉडर्न लाइफ में से एग्जांपल बताइए गए। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती हैं, ठीक है, हम आपको स्पेशल केक 2.5 पाउंड का केक 2000 में बेचेंगे, थी ना एग्जांपल, वो क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर। क्वेश्चन 3, Mr. Zafar offered to sell the car to Mr. Khalil for 450,000. Mr. Khalil accepted the offer by post. On the next day, Mr. Khalil sent an email revoking the acceptance, which reached Mr. Zafar before the letter. यानी revocation पहले हो गई, acceptance बाद। Is the revocation of acceptance valid? Yes. Would it make any difference if both the letter of acceptance and the email of revocation of acceptance reached Mr. Zafar at the same time? फिर क्या होगा? अगर वो जोन सा पहले दोनों में से जो पहले उसके नॉलेज में आ जाए, जिसको पहले वो ओपन कर ले, वो वैलिड होगा, वो इफेक्टिव होगा। क्लियर? क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट था ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दोनों अगर सेम डेट पे पहुंच जाए तो जो पहले उसके नॉलेज में आ जाए वो वैलिड है। क्वेश्चन 4, मिस्टर सलीम ऑफर्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर बरकत फॉर ₹10,000. मिस्टर तारिक स्टैंडिंग नियर बाय सेज आई विल टेक इट इफ बरकत डज नॉट टेक इट. अगर बरकत नहीं, ऑफर सलीम ने किसको की? बरकत को। करीब तारिक खड़ा था, तारिक बोल दिया कि बरकत अगर नहीं लेता तो मैं लूंगा। बरकत इज नॉट इंटरेस्टेड इन दी कार, बरकत ने कहा मैंने कार नहीं लेनी। क्या तारिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों नहीं हुआ? तारिक ने एक्सेप्टेंस दे तो दी, उसको ऑफर नहीं। हाँ बिल्कुल, ऑफर सिर्फ ऑफर ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर तारिक कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हाँ ऑफर हो सकती है तारिक की तरफ से। तो डज ए कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिटवीन सलीम एंड तारिक? नो। क्यों नहीं? क्योंकि ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय ऑफरी एंड तारिक इज नॉट ऑफरिंग।
फिर कह रहा है व्हाट विल बी द लीगल स्टेटस इफ तारिक सेज टू सलीम हियर इज द मनी आई टेक द कार, ये लो पैसे, गाड़ी आ से, ये तारिक की तरफ से ऑफर है। अब सलीम पे डिपेंड करता है, अगर सलीम पैसों को पिक कर लेता है एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर सलीम रिजेक्ट कर देता है इसको तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर, नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है लीगल पोजीशंस की पार्टीज। क्वेश्चन 5, अच्छा ये क्वेश्चन भी था आसान, लेकिन पता नहीं आप नाम की वजह से, मिलते जुलते नाम की वजह से शायद कंफ्यूज हो गए। कह रहा है हमीदी द ओनर ऑफ ए कैफे सोल्ड द कैफे टू फरीदी हु कंटिन्यूड हमीदी एज मैनेजर। एज मैनेजर हमीदी ने क्या किया, फरीदी को कैफे बेच दिया। फरीदी ने कहा अच्छा ठीक है मालिक तो आज से मैं, लेकिन चलो तुम मैनेजर के तौर पे काम करो। इसके बाद क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट क्या आया, सूफी हु न्यू नथिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर ऑफ फरीदी, सूफी को कुछ नहीं पता था, उस सोल्ड सिगार टू हमीदी फॉर यूज ऑफ द कैफे। सूफी पहले भी हमीदी को सिगार सेल किया करती थी, अब भी उसने हमीदी को सिगार सेल की एक क्रेडिट पे, सोल्ड सिगार। हमीदी हैड बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय फरीदी टू परचेज सिगार ऑन क्रेडिट, हमीदी को फरीदी ने खास तौर पे कहा था ये तुझे मैनेजर रख रहा हूं, लेकिन आज से हमारे असूल मेरे लगेंगे, फरीदी का असूल मेरे लगेंगे, पहले तुम उधार में माल खरीदते रहो, सिगार खरीदते रहो, आज से उधार पे सिगार नहीं खरीदने तुमने। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन सूफी ने उधार पे सिगार बेच दिए हमीदी को। बीइंग अनएबल टू ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम हमीदी सूफी सोल्ड फरीदी, फिर सूफी ने फरीदी से पैसे ले लिए, क्लेम किया कि मुझे पैसे दो। क्वेश्चन ये है ट्रांजैक्शन किन दो लोगों के दरमियान में हुई, सूफी और हमीदी के दरमियान में, सूफी और हमीदी के दरमियान। फरीदी तो ऊपर बैठा था, प्रिंसिपल कॉलेज का, सूफी और में। अब मुझे ये बताइए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सूफी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमीदी के साथ किया या फरीदी के साथ किया? हमीदी। किसके नाम से किया? फरीदी के। सूफी ने कॉन्ट्रैक्ट, ये एजेंट वाला नहीं, सिंपल जहन में रखें कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया उसने हमीदी के साथ किया, क्योंकि फरीदी का तो उसे पता ही नहीं आया दरमियान में। हमीदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट पे फरीदी लायबल हो सकता है? नहीं, लायबल नहीं है। फरीदी इसके लिए लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है सूफी और हमीदी के दरमियान में। ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो, सी उसके लिए लायबल नहीं होता। जी अच्छा, ऑन हिज बिहाफ कर, अगर ऑन हिज बिहाफ करता तो क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है हु न्यू नथिंग ऑफ, सूफी को तो फरीदी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ऑन बिहाफ कर रहा होता तो सूफी को बताता ना कि ऐ सूफी बहन, पहले तो मैं खुद था मालिक, अब मैं खुद मालिक नहीं हूं, अब कौन है? फरीदी मालिक है। भाई समझ आई बात? हु न्यू नथिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? उसे नहीं पता कि कोई और बंदा आ गया। तो इसके पीछे मेन कंसेप्ट क्या था जो टेस्ट हुआ है कि अगर ए और बी के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो बाय नेम तो उसके लिए सी लायबल। अच्छा, इसी जैसा ना आसान नामों के साथ एक केस स्टडी आपने और भी की हुई है, जिसमें एक पर्सन चीज मंगवाया करता था एक दुकान से और उस दुकान का मालिक बदल गया था। अब उसने पुराने मालिक के नाम से ऑर्डर भेजा, क्या नया मालिक चीजें डिलीवर कर सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि उसने पुराने नाम, हाँ, क्योंकि उसने पुराने नाम के साथ किया। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, फर्क सिर्फ यह है कि नाम शायद उसने थोड़े उलझे हुए रख दिए। क्लियर? कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वही लायबल, जिसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नाम हुआ हमीदी का, तो फरीदी कहेगा मैं कहां से लायबल हो गया। अच्छा, एजेंट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं जानबूझ के इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि एजेंट वाला अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। वो हमारा चैप्टर कौन सा है? 9 के 10 है, चैप्टर 10। इसीलिए मैं उस सूरत में भी हमीदी, अगर एजेंट वाला भी पढ़े ना, एजेंट वाला, उस सूरत में भी हमीदी लायबल है। क्यों भला?
हाँ शाबाश, क्योंकि उसने मना किया था, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। जब अथॉरिटी एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो एजेंट ही लायबल होता है। उस एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन लायबल होगा? एजेंट हमीदी। चलिए अब आगे चले। अच्छा, ये वो वाली केस स्टडी आ गई, होटल वाली, फेवरेट आपकी। Mr. X went to a hotel and got a room booked in his name and paid some advance money at the counter of the hotel. After obtaining the key of the room, he entered the room and left his belongings therein, and afterwards he went out for a walk. On return, he found that his belongings were missing, which included precious articles besides some important business documents. Mr. X immediately reported the matter to the management of the hotel. The employees of the hotel came with him to his room and pointed out to a notice behind the door of the room which read as under. The management of the, ये यानी ये नोटिस दिखाया उसने, नोटिस में क्या लिखा था? Management of the hotel will not be responsible for any loss or theft of any article. Should be if there are any valuables of jewelry, cash in possession of the guest, it should be handed over to the management of the hotel at the counter for safe custody. उन्होंने कहा जी हमारा तो ये रोल है। Can Mr. X claim or recover the missing articles from management? कर सकते हैं। कैसे? At time of contract ये communicate नहीं हुआ। पार्किंग एरिया में बड़ी जगह लिखा होता है होटल्स के अंदर भी कि पार्किंग एट योर ओन रिस्क, तो उन्होंने वो क्यों लिखा होता है? अगर वो डैमेज तो उन्होंने पे करनी पड़ेगी, कोई सू कर देगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको जो टिकट मिलती है उस पे क्या लिखा हुआ, उस पे क्या लिखा हुआ। ठीक है। Question 7. In case of each of the following situation, state the condition as specified under Contract Act 1872 which must be fulfilled to make a binding contract. करा बताइए कौन सी कंडीशन पूरी होना जरूरी है इसको बाइंडिंग करने के लिए? In February 2014, Rahil promised to pay rupees 300,000 to Sameer against a debt of rupees 500,000 which was due for payment in March 2000. ड्यू था 2010 में। टाइम इस पे कौन सी वाली? टाइम राइटिंग लॉ लिमिट रजिस्टर्ड होना इधर में था। टाइम बार डेट का रजिस्टर नहीं करवाते, कंप्लीटेड गिफ्ट को करवाते हैं और एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन को करवाते हैं। तो ये टाइम बार डेट इसकी 3 कंडीशन थी, रिलेट्स टू लॉ ऑफ लिमिटेशन, साइन और राइटिंग। सेकंड, शाजिया प्रॉमिस टू पे रुपीज 100,000 टू हर अदर काउंटर साइन कर ले राउफ ऑन अकाउंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 years। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड है क्या? नियर रिलेशनशिप तो है, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, नियर रिलेशनशिप, साइंड एंड रजिस्टर्ड। Question 8. State whether a valid contract is created in following cases. Also state brief reason. आपने बताना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। A finds B's purse and gives it to him. यहां तक तो वॉलंटरी एक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। B promised to give A rupees 50. Agreement to pay for past voluntary services. जब B ने वादा कर लिया तो फिर एग्रीमेंट टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज हो गया, अब ये वैलिड है। B, A rescued B from drowning in the river and B appreciating the services that has been rendered promises to pay for rupees 1,000 to A। अब ये भी वही पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नो कंसिडरेशन। अगर वो सिर्फ यहाँ पे खत्म कर देता ना कि उसकी जान बचाई है तो फिर वॉलंटरी एक्ट होता है फिर, लेकिन जब उस बंदे ने कह दिया जिसकी जान बचाई है पेमेंट करूंगा तो वो फिर वैलिड हो गया। सी ए स्पॉट बी इज इन्फेंट सन, बी प्रोमिसेस टू पे एज एक्सपेंसेस एंड डूइंग इन सो डूइंग। कंसीडर इसमें कौन सा कंसेप्ट है? वैलिड है। कौन सा कंसेप्ट है? कंसीडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी। इसमें देखिए पेमेंट कर रहा है बी और एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है ए। क्या कर रहा है? बी के बच्चे को, छोटे बच्चे को पाल रहा है।
ए बी के छोटे बच्चे को पाल रहा है, बी ने ए को वादा किया कि मैं पेमेंट करूंगा। अब बाद में बी ए से कह सकता है कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट क्यों करूं, मुझे तो तुमने कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड ही नहीं की। हाँ, तो कंसिडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी। तो ये वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डी, A for natural love and affection promises to give his son B rupees 1000. A puts his promise to B into writing and registered it. Valid है, बिल्कुल agreement on account of natural love and affection. E, a registered agreement whereby an elder brother on account of natural love and affection promised to pay the debts of his younger brother. ये भी valid है, agreement on account of natural love and affection. F, a husband after referring to quarrels and disagreements between him and his wife executed a registered document in favor of his wife, agreeing to pay for separate residence and maintenance. Not made on account of natural love. Not made on account of natural love. नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ में तो हमने पढ़ा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली जब मेंशन कर दिया कि डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट कर्ल्स की वजह से है, तो फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन थोड़ी रहा। ठीक है, लड़ाई होगी फिर तो लड़ाई होगी तो एग्रीमेंट, ये लड़ाई का नुकसान होता है ना, लड़ाई का ये हो गया नुकसान। तो जी डी में उसने नियर रिलेशन का नहीं बताया। डी में उसने नियर रिलेशन का नहीं बताया, सन लिखा है, ये सन सन ये सन लिखा हुआ। ठीक है, आर्बिट्रेशन है ना वो, नहीं, ए वाला आर्बिट्रेशन तो नहीं है, एफ वाला कह रहे हैं, एफ वाला आर्बिट्रेशन तो नहीं है, आर्बिट्रेशन नहीं है, ये तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो होते हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में किए जाते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जी क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 बल्कि स्टार्ट कर दिया हुआ, उससे आगे चलना है हमें। चलिए ठीक, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।